विषुवत रेखा की मापनी होती है वो शुद्ध होती है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की मापनी में अशुद्धि बढ़ती जाती है, मापनी बढ़ती जाती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश छोटे होने चाहिए थे। असल में क्या है कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश छोटे होने चाहिए, परंतु 89 डिग्री को भी भूमध्य रेखा जितना ही बड़ा दिखा रखा है। इसके बाद में सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर है और उनकी सभी की लंबाई भी समान है। सभी अक्षांश है वो भूमध्य रेखा के समांतर है, खींचे हुए हैं। परंतु यहाँ पर एक वो केंद्रक वाला जो ऑप्शन आता है ना, कई बार जो हमने पढ़ा था बेलना उसमें कोनिकल प्रोजेक्शन में पढ़ा था ना, सभी अक्षांश सकेंद्रीय वक्र के रूप में होते हैं, वो नहीं आएगा। क्योंकि ये क्या है कि ये संघर्ष प्रक्षेप है, प्रकाश के स्रोत पर बनाया गया है। इस कारण प्रकाश की लाइट मायने रखती है और प्रकार की नोक से हम खींचते हैं ना, एक केंद्रीय है या बहुकेंद्रीय है या फिर ध्रुवों को चार की तरह दिखाते हैं, तो उनकी वो स्पेशलिटी थी कोनिकल प्रोजेक्शन। इसमें ये है मुख्य बात कि सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर है और सभी की लंबाई है वो बिल्कुल समान है भूमध्य। ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के बीच उत्तरोत्तर चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। दो अक्षांशों के बीच उत्तरोत्तर चौड़ाई है ना वो बढ़ती जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के बीच में दो अक्षांशों के बीच में 4 किलोमीटर की चौड़ाई है, तो इससे ऊपर जाएंगे तो 5, उसके बाद में जाएंगे उत्तर जाएंगे तो 6, उसके बाद में 7, 8, 9, 10। एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर 88 और 89 डिग्री के बीच में इतनी ज्यादा दूरी हो जाएगी कि उसकी गणना ही बहुत मुश्किल हो जाएगी। परंतु 90 डिग्री को फिर यहाँ पे दर्शाया नहीं जा सकता, 90 की अनंत हो जाएगी। अब मेरा एक कथन है कि अक्षांश रेखाओं और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में समानुपाती संबंध पाया जाता है। अक्षांश रेखाओं, असल में ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, अक्षांश रेखाओं के मान में तथा अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी, दोनों के बीच में समानुपाती संबंध पाया जाता है। कथन क्या है, सही है या गलत? या दोबारा पूछें। अक्षांश रेखाओं का मान समझ में नहीं आया। मान क्यों नहीं समझ रहे? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, 65 डिग्री, 95, 90 डिग्री। तो जैसे जैसे तो मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे तो मान बढ़ रहा है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, जैसे जैसे मान बढ़ रहा है तो जैसे जैसे उनके मान बढ़ने के साथ साथ में तो उनके बीच में दूरियां भी तो बढ़ रही है ना। अब ये बात उल्टा कह दूं मैं, आपको पता चल जाएगा उल्टा कहते ही कि अक्षांश या मान और अक्षांशों के बीच में दूरी के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, तो ये कथन गलत है। परंतु इसी कथन को मैं दोबारा कहता हूं तो ये सही हो जाएगा। कैसे कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर अक्षांश या मान और अक्षांशों के बीच की दूरी में समानुपाती संबंध पाया जाता है या नहीं पाया जाता? समानुपाती, क्यों उधर से भी घट रही है इधर से भी घट रही है। या तो उत्तर से करो या दक्षिण से करो, यानी या तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलो या फिर ध्रुवों से भूमध्य की रेखा की तरफ चलो, तो दोनों में समानुपाती संबंध रहेगा। इसके नेक्स्ट है इसके बारे में, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि ये बात हमें प्रोजेक्शन पर तो हमें समझ में आती है पर बाद में समझ में नहीं आती है।
नेक्स्ट है, ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के बीच में उत्तरोत्तर चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। दो अक्षांशों के बीच में उत्तरोत्तर चौड़ाई बढ़ती जाती है या दूरी बढ़ती जाती है, वो बात एक ही है। अक्षांशों के बीच की दूरी व अक्षांश या मान के बीच में समानुपाती संबंध पाया जाता है, चाहे दूरियां कहीं से भी ज्ञात करें। नेक्स्ट है, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई व समान दूरी पर खींची जाती है। क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? वास्तव में नहीं होता। वास्तव में नहीं होता, पर इस प्रोजेक्शन पर ये होता है। कैसे? कि वास्तव में क्या होता है कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे ना, तो उनके बीच की जो दूरियां है ना वो घटती जाएगी और एक ऐसी दशा आएगी जिसमें क्या होता है कि वहां पर जीरो का धारण कर लेगी और बिल्कुल दूरियां है ना वो शून्य हो जाएगी। अक्षांश रेखाओं की दूरी, बीच की दूरी तो समान ही नहीं रहती उसमें अक्षांश वास्तव में। वास्तव में तो समान रहती है, लगभग समान रहती है, हम कह नहीं सकते इसको, क्योंकि हम एक ही त्रिज्या मानकर करते हैं ना, तो त्रिज्या मानने के बाद में क्या होता है, असल में वो राउंड शेप ही लेता है, परंतु असल में पृथ्वी है वो राउंड शेप में नहीं है। इस कारण कह सकते हैं कि जो असल में तो दूरियां होती है वो समान होती है, परंतु इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बीच में दूरियां बढ़ेगी। उसके बाद में देशांतर रेखाएं समान लंबाई व समान दूरी पर खींची जाती है। ये थोड़ा सुधार है, क्योंकि यही लाइन हमें यह बताएगी कि अक्षांश और देशांतर के बीच में सभी लाइनों पर या सभी अक्षांशों और सभी देशांतर आपस में समकोण पर काटते हैं। उस लाइन को ये पूरा करती है लाइन कि सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई व समान दूरी पर खींची जाती है। ये लाइन इस पे आई क्या बात समझ में? हाँ, ये समझ में आ गया। चलो मैं दोबारा इसी लाइन को दोबारा पूछता हूँ, उल्टा करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ मैं इस लाइन कि सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई व समान दूरी पर खींची जाती है। कथन सही है क्या? सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई व समान दूरी पर खींची जाती है। गलत है, गलत है। ये गलत है, गलत है। समान लंबाई क्या होगा? नहीं। हाँ, समान लंबाई तो है पर समान दूरी नहीं है। परंतु ये जो दोनों बातें हैं ना वो देशांतरों पर लागू होती है कि सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई व समान दूरी पर खींची जाती है। ये देखो, क्योंकि इसमें एक ही बात होगी, वो चार कथन देगा, चारों में से एक ही बात ऐसी होगी जो बिल्कुल मिसमैचिंग होगी। वो हमें प्रोजेक्शन देखकर माइंड वेव देखना पड़ेगा उसका भी, असल में प्रोजेक्शन बना कैसे है, प्रकाश का स्रोत कहाँ पे है। तो जैसे ही आप कोई भी राउंड शेप की एक पृथ्वी का चित्र बना के बिल्कुल बीच में अगर उसका केंद्र में प्रकाश का स्रोत रखोगे तो आपको बिल्कुल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि असल में किस प्रकार का शेप लेगी है कागज का। जो देशांतर वाली है उसके बारे में मैं एक बात और बोल देता हूँ कि प्रक्षेप समान लंबाई तो सही प्रदर्शित कर रहा है, देशांतरों की समान लंबाई तो प्रदर्शित कर रहा है, परंतु समान दूरी नहीं होनी चाहिए थी, परंतु है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ जाने पर वास्तव में देशांतर के बीच में दूरी घटती जाती है, जो कि इस प्रक्षेप पर दूरियां भी समान दर्शाएंगी। नेक्स्ट लाइन है, सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं समकोण पर काटती। इसके बाद में है भूमध्य रेखा, मध्य रेखा की बात हो रही है। भूमध्य रेखा पर वर्ग का निर्माण होता है, भूमध्य रेखा पर वर्गों का निर्माण होता है तथा उत्तरोत्तर ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए बड़े आयतों का निर्माण हो जाता है।
कथन सही है क्या ये? मेरे हिसाब से आपके पास लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ तो नहीं है सर, पर कथन तो सही है। कथन सही है ना, तो इस कथन को लिख लो आप। भूमध्य रेखा पर वर्ग बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इसकी मापनी होती है ना, वो भूमध्य रेखा पर ही शुद्ध होती है। तो भूमध्य रेखा और 1 डिग्री का जो अक्षांश है, और 1 डिग्री उत्तर और 1 डिग्री दक्षिण, वहीं पर इसकी मापनी शुद्ध होती है और वहां पर वर्ग बना लेता है ये। परंतु जैसे ही 2 डिग्री पर जाएंगे ना, तो उसके बीच में जो दूरी है ना, वो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ग छोटा ही बने चाहिए, परंतु वर्ग बनता है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, इसके मापनी होती है, वो शुद्ध होती है। आगे एक आएगा, वो प्रक्षेप आएगा, कौन खाएगा? समक्षेत्र प्रक्षेपण है ना इसका, लैम्बर्ट वाला। लैम्बर्ट नहीं, समदूरस्थ प्रक्षेपण, नेक्स्ट इसके अगले वाला समदूरस्थ है, उसमें सारे, हाँ प्लेट कैरी वाला, उसमें सारे ही वर्ग बनेंगे। उसके बाद में किसी भी प्रक्षेप की 3 विशेषताएं होती है, यथाकृतिक, समक्षेत्रफल और दिगंशीय। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यथाकृतिक है या समक्षेत्रफल है या दिगंशीय है, तीनों में कौन सा है? मतलब यहाँ सदस्य नहीं, वो सदृश्य और परस्पेक्टिव और नॉन परस्पेक्टिव तो ये बता रहा है कि असल में वो लाइट का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा, परंतु यहाँ पर तो इसकी ना विशेषताओं की बात कर रहे हैं कि यथाकृति के इसकी आकृति शुद्ध है या इसका क्षेत्रफल शुद्ध है या इसकी दिशा शुद्ध है। तीनों ही नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसकी तीनों ही चीजें शुद्ध नहीं है। जब तीनों ही चीजें शुद्ध नहीं है तो इसका कोई उपयोग नहीं है। हाँ, बस बनाया गया है एक, मतलब आंकड़े बनाने के लिए मान लो, या फिर प्रक्षेप में एक प्रक्षेप और जुड़ गया भी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक कथन यूज में होता है कि विश्वतरेखीय, असल में बात विश्वतरेखा की होती है। विश्वतरेखीय सामान्य मानचित्र बनाने का उपयोग होता है, और यह प्रक्षेप विश्व का पूरा मानचित्र तो इस कारण इसका उपयोग। न तो यथाकृतिक है, न समक्षेत्रफल है, न दिगंशीय है। अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, या कोई शब्द समझ में नहीं आया? ट्विंकल मैम आ गया क्या आपके समझ? सुशीला मैम, क्या कोई बात पूछनी है क्या आपको? सर मतलब जो पढ़ा रहे हैं सर, कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, मतलब कैसे? तो क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन यही है मैम, बिल्कुल सारे के सारे। वो इस प्रक्षेप के 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देगा, 4 लाइनें देगा उसमें से उठाकर। पिछले मैंने सारे शंक्वाकार प्रक्षेप के यही तो बताए थे आपको क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस प्रकार से थे। एक ही प्रक्षेप की 4 लाइनें दे दी उसने, निम्न में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। अगर चारों ही सही है तो उपरोक्त सभी सही है, दूसरी और तीसरी सही है तो 2 नंबर और 3 नंबर सही है, इस प्रकार से देगा। और ये लाइनें वैसी की वैसी लिखी होगी जिस प्रकार से मैंने बोला है। हालांकि ये लाइनें बहुत कम है, जैसे ये लाइनें टोटल होनी तो चाहिए थी कम से कम 5-6 लाइनें होनी चाहिए थी, परंतु मैंने इसको बढ़ा चढ़ाकर लगभग है वो 10-12 लाइनों में कर दिया, ताकि प्रत्येक लाइन को डिटेल से समझा जा सके। और किसी भी लाइन के साथ में अगर क्यों का आंसर रखोगे ना आप, जैसे मैंने आपको कह दिया कि भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, क्यों क्यों होती है उस पर मापनी शुद्ध? वहीं से तो ये कागज हटाया जाता है, वहां पर कागज हटाया जाता है, और अपनी वास्तविक लंबाई की, वो वास्तविक लंबाई भी उसकी होती है। वास्तविक लंबाई प्रदर्शित करता है, ये भी बहुत अच्छी बात।
इसमें क्या होता है कि किसी चीज को सही बताने के लिए सामने वाली चीज को गलत भी बताना पड़ता है। अब देखो भूमध्य रेखा पर इसकी मापनी शुद्ध है। क्यों है शुद्ध है? क्योंकि इसकी लंबाई है ना वो पूर्णतः इसकी परिधि के बराबर है। त्रिज्या खींची, त्रिज्या के बाद में हमने परिधि का सूत्र निकाला, 2 गुणा में 22/7 इंटू त्रिज्या करके इसका हमने परिधि निकाल ली। और परिधि जितनी परिधि है ना उतने ही इसकी भूमध्य रेखा की लंबाई। पहली बात तो इसकी है। उसके बाद में है दूसरे वाले सामने वाले को गलत कैसे बताना है कि जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं ना तो इनकी मापनी होती है ना वो अशुद्ध होती जाती है। वहां से अशुद्ध हो जाती है भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे। क्यों क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर जो अक्षांश रेखा चाहे 2 नंबर है, चाहे 20 नंबर है, चाहे 50 नंबर है, उनका जो वास्तविक मान है ना उनसे बड़ी दिखा रहा है मान। और कितनी बड़ी दिखा रहा है? वो पृथ्वी के व्यास, पृथ्वी के परिधि के बराबर दिखा रहा है लाइनों को। असल में उनकी उतनी लंबाई नहीं होनी चाहिए थी। तो बड़ी दिखाने के कारण क्या हो जाता है, वहां पर उसका जो क्षेत्रफल या परिमाप होता है या मापन होता है, मापनी होती है, वो अशुद्ध हो जाती है। इसकी एक छोटी सी लाइन ये ही है। बाकी इसके दो यथाकृतिक और सम क्षेत्रफल और दिगंशीय वाला, ये तीनों ही बात याद रखी है, तो ये तीनों ही नहीं है। और कल आपने एक बात पूछी थी मेरे से कि जिस प्रक्षेप की दिशा शुद्ध होती है उसकी आकृति भी शुद्ध होती है। ये लाइन बिल्कुल सही है, कल भी बताया था, आज बहुत देखी है मैंने कि जिस प्रक्षेप की दिशा शुद्ध होती है ना उसकी आकृति भी शुद्ध होती है। और जिसकी आकृति शुद्ध होती है, यह कथन अलग से है कि जिसकी आकृति शुद्ध होती है उसका क्षेत्रफल कभी भी शुद्ध नहीं होता। जिसकी आकृति शुद्ध होती है उसका क्षेत्रफल कभी भी शुद्ध नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अब है समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। इंग्लिश में इसका क्या नाम है बता सकते हैं? समदूरस्थ को क्या कहते हैं? मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। शायद पहले वाली बुक में होगा। इक्विडिस्टेंस तो नहीं, नाम बताने इक्वल डिस्टेंस वैसे सही है। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एरिया दे रखा है मेरे पास। इक्वल डिस्टेंस एरिया वो सम क्षेत्रफल। अच्छा, ये इक्वल डिस्टेंस, अच्छा समदूरस्थ वाला है, मैंने सम क्षेत्रफल इक्वल डिस्टेंस। सबसे सरल और सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि वो पूछेगा कि समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप को अन्य किस नाम से जानते हैं। बाकी कल या परसों तक जैसे ही खत्म होते हैं तो सारे क्वेश्चन है ना वो प्लेट कैरी प्रक्षेप कहते हैं इसको। क्या इसका आधार चित्र बनता है क्या? यह प्रक्षेप कहाँ से शुरू होता है? यानी जब बनाना शुरू करते हैं इसको मानचित्र पर या किसी भी प्रकार से किसी भी कागज पर बनाना शुरू करते हैं तो क्या इसका आधार चित्र बनता है क्या? नहीं बनता सर, इसकी त्रिज्या वगैरह कुछ नहीं निकाले जाते। इसके बारे में तो सिर्फ एक ही कथन कहा जाता है कि इसमें ग्रीनविच रेखा की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। बस इतनी ही बात है इसके बारे में कि ग्रीनविच रेखा की लंबाई, लाइन इसी प्रकार से याद रखोगे कि ग्रीनविच रेखा की लंबाई है ना वो विषुवत रेखा की आधी है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं ना सर कि सभी जो देशांतर है उनकी लंबाई भी विषुवत रेखा की आधी है। सभी देशांतरों की लंबाई है वो विषुवत रेखा की आधी।
हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। परंतु आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि विषुवत रेखा की लंबाई ग्रीनविच रेखा से दुगनी है। हाँ, ये गलत हो जाएगा। इसमें अलग बात है कि विषुवत रेखा की लंबाई ग्रीनविच रेखा से दुगनी है। क्योंकि अगर मान लो जैसे देशांतर रेखा है तो वो अगर अपन थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं तो उसको डबल करेंगे तो ये जो विषुवत रेखा है इससे भी बड़ी हो सकती है। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विषुवत रेखा से ही आदि क्यों ली गई है? विषुवत रेखा से ही आदि क्यों ली गई? वर्ग बनाने के लिए नहीं, आता जो विषुवत रेखा होती है ना, देखो पहले वाला जो प्रोजेक्शन किया था उसमें विषुवत रेखा क्या थी? परिधि। उसमें शुद्ध माप के लिए जो रहते हैं। हाँ नहीं, परिधि थी वो। अच्छा, वृत्त की परिधि थी वो। हाँ, परिधि थी वो। यहाँ भी वो परिधि के रूप में काम करती है, तो इस कारण इसका आधा लिया जाता है। जैसे 20 किलोमीटर है या 20 सेंटीमीटर है तो जो है देशांतर लेंगे, या 0 डिग्री लेंगे तो वो 10 डिग्री का 10 सेंटीमीटर का लेंगे। आधार चित्र नहीं बनता। फिर उसके बाद में यह पर्सपेक्टिव है या नॉन पर्सपेक्टिव है, संदर्श है या असंदर्श है? असंदर्श, क्योंकि इसमें प्रकाश स्रोत हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब असंदर्श है। असंदर्श है, इसका मतलब है नॉन पर्सपेक्टिव है। तो नॉन पर्सपेक्टिव की क्या विशेषताएं होती है, भी उसको नॉन पर्सपेक्टिव कहा सकता है। उसके लिए कहा जाता है कि यह गणितीय गणना पर आधारित है, न कि प्रकाश के स्रोत। गणितीय गणना पर आधारित है, न कि प्रकाश स्रोत। उसके बाद में है इसकी जो महत्वपूर्ण लाइन थी वो यहीं से इसका प्रक्षेप शुरू होता है। इसमें फिर गणितीय गणना सर ये आधार दुगुना ये है वो वाली क्या? हाँ, ये जो देशांतर रेखा है और भूमध्य रेखा है उनके बीच का संबंध भी क्या है कि ग्रीनविच रेखा की लंबाई होती है ना, वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की आधी होती है। ये बात जी सर, अंडरलाइन करके इसके बारे में 2-3 ही बात आती है। बाकी अगर आपके पास चित्र बना हुआ है तो आप मेरे को ये बता सकते हो क्या? क्योंकि ये चित्र है ना, किसी भी देश में और किसी के पास आपके प्रोजेक्शन में या मेरे प्रोजेक्शन में सभी जगह बनाओगे ना, तो एक जैसे ही अगर मान लोगे, एक जैसा ही देशांतरीय अंतराल लोगे तो उतने ही वर्ग बनेंगे जितने सभी के बनते हैं। तो वर्गों की सबसे ज्यादा संख्या होती है इसमें। तो आपको हो सकता है नया पूछे, पर तो अगर आपको दे सकता है कि वो बताओ कि अगर वर्ग अंतराल 30/30 का है, अक्षांशी 30 है और देशांतरी 30 है, तो बताओ वर्गों की संख्या कितनी आती है? बेहतर 30 वर्ग। हाँ बेहतर। कैसे? अगर आप यहाँ पर रख लो 45, आप रखो इसको 15/15 का। एक 144 144। निकाला सर। हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ। अगर देखो मान लो कि आप रखो 10/10 का, अब रखो 10/10 का, 10 ही तो अक्षांशों का अंतर रखना है और 10 ही आपको क्या रखना है, आपके पास अगर कॉपी पेन है ना तो 10-10 का अंतराल रखो। उसके बाद में एक तो कर दो आप 180 से भाग कर दो 10 का,
और प्लस का निशान देकर 360 से भाग कर दो 10 का, तो 10 की 0 से 80 की 0, और जो 18 इंटू 36 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो इसकी रेखाएं उतने वर्ग बनेंगे। वो समझे क्या नहीं समझे? समझ गए सर। देखो पहले 30/30 का बात कर लेते हैं। जब 30/30 का वर्ग अंतराल था तब 180 तो अक्षांश थे, उनमें 30 का भाग दिया, प्लस का निशान लगाया, और देशांतर कितने थे? 360। 360 में फिर 30 का भाग दिया, तो उनको काटा तो वो 12 चिक भर दिया 36, उसमें 12 आया देशांतर में, और अक्षांशों में आया 6 का। 6 इंटू 12 किया तो 12 छिकी 72 हो गई। वो समझे क्या? जी समझ गए सर। अरे आप तो समझ गए। सुशीला मैम, सर 15 डिग्री के में 288 नहीं आ रहे। हाँ तो 15 डिग्री करके देख लेते हैं। नहीं, एक बार करके देख लें। 180 भाग 15 प्लस 360 भाग 15। सही है। 188। ये 12 इंटू 24 आएगा। हाँ 12 अब इसका 12 इंटू 24 आएगा इसमें, अगर 15-15 का अंतराल रखा जाता है क्या? हाँ सर। तो ये आएगा 12 इंटू 24 का, तो 12 तो आएंगे अक्षांशीय भागों में और 24 आएगा उसमें। आप इसमें एक देख रहे हो क्या? एक सीक्वेंस लागू होती है कि जब अक्षांश का ज्ञात किया ना तब तो निकला 6, और देशांतर का ज्ञात किया ना तब निकला 12, और जब हमने 10-10 पर ज्ञात किया तब इसका एक जगह निकला 18, और 18 का दुगना कितना होता है? 36। हाँ, क्योंकि वो है 180 और वो है 180 का डबल कितना है? 360 है। तो सीधा आपसे क्वेश्चन सीधा ही पूछ ले कि भी बताओ 15/15 का अगर देशांतरीय और अक्षांशीय अंतराल रखा जाए तो वर्ग कितने बने? नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना नॉर्मल है कि आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो। बाकी इसको कितना ही टफ बना लो बनेगा ही नहीं बेटा। उसके बाद में मैं लाइन बोल देता हूँ, जितनी भी लाइनें हैं नॉर्मल लाइन। सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समान लंबाई की समांतर रेखाएं खींची जाती। सभी अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा के समान लंबाई की है, ऐसा है इसमें। जो होना चाहिए वो तो हम अलग रखते हैं उसको, कि होना तो बहुत कुछ चाहिए था परंतु है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अलग अलग प्रक्षेप में अलग अलग प्रकार है, यथार्थ में अलग चीजें थी वो, उसके बाद में समदूरस्थ में अलग आ गई। तो जो है ना उसको पढ़ते हैं कि सभी अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा के समान है, परंतु ऐसा भी उसी में भी था, सभी अक्षांश रेखाएं थी वो विषुवत रेखा के समान थी, उत्तर की ओर बढ़ती। और पहले वाले प्रोजेक्शन में क्या था कि उसमें विषुवत रेखा ध्रुवों को दर्शाया नहीं गया था, और इसमें क्या है कि ध्रुवों को दर्शाया गया है। पूरा का पूरा 90 उत्तर गया है और 90 दक्षिण गया है समदूरस्थ। समदूरस्थ का संधि विच्छेद करते हैं तो एक ऐसा भी शब्द निकल के आता है कि सम और दूरस्थ, समान दूरी। ऐसे तो वर्ग ही हो सकते हैं 4/4 का, 6/6 का, 7/7 का, 12/12 का, 36/36 का।
भूमध्य रेखा है वो विषुवत रेखा की मापनी होती है, वो शुद्ध होती है। भूमध्य रेखा की जो मापनी होती है या विषुवत रेखा की जो मापनी होती है वो शुद्ध होती है। उसके बाद में 3 नंबर है, सभी अक्षांशों के बीच दूरी होती है वो समान होती है, परंतु ऐसा पहले वाले में नहीं था। इसमें है कि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी है ना वो समान है, क्योंकि सभी वर्ग एक जैसे हैं। उसके बाद में है सभी देशांतर समान लंबाई के हैं और सभी की दूरी भी है ना वो समान है। नेक्स्ट है 5 नंबर लाइन कि सभी देशांतर, आपको तो बस देशांतर शब्द और अक्षांश शब्द है ना उनमें डिफरेंस करना है बस। असल में वो देशांतरों की बात कर रहा है या अक्षांशों की बात। नेक्स्ट लाइन है कि सभी देशांतर या फिर 2 देशांतरों के मध्य दूरियां भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों की तक समान है। और समान होने के कारण इसमें क्या है, अशुद्धियां बढ़ गई। तो अशुद्धियां बढ़ गई जिस कारण से क्या है कि केवल भूमध्य रेखा पर जो इसकी मापनी है ना वो शुद्ध है, बाकी अशुद्ध। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूछ रहे थे महावीर सर कि क्या इसमें ध्रुवों को दर्शाया जाता है या नहीं जाता, तो आप थोड़ा सा इसमें अंडरलाइन कर लेना। वैसे बताया भी था मैंने कि इसमें ध्रुवों को दर्शाया जाता है। एक क्वेश्चन है कि क्या इस पर विश्व का संपूर्ण मानचित्र बन सकता है? बन सकता है सर, इसके को लेके हाँ बन सकता है, क्योंकि है सब दिखा रहा है सर, बन भी सकता है। उसके बाद में ध्रुवों को बिंदु के रूप में न दर्शाकर, ये थोड़ा सा कहना उस बात का स्पष्टीकरण है जिसको ये कह रहा है कि 90 डिग्री अक्षांश को दर्शाया जा सकता है या ध्रुवों को दर्शाया जा सकता है। उसका बात का स्पष्टीकरण है कि ध्रुवों को बिंदु के रूप में न दर्शाकर एक सरल रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। और सरल रेखा ऐसी होती है जिसकी लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है। असल में जो ध्रुव है ना वो बिल्कुल बिंदु है, परंतु यहाँ पर उस बिंदु को इस प्रकार से दर्शा दिया कि इसकी जो लंबाई है ना वो ध्रुवों जितनी बड़ी कर, भूमध्य रेखा जितनी बड़ी कर दी। जैसे कॉनिकल प्रोजेक्शन में 1 मानक और 2 मानक में मैंने वो क्वेश्चन आपको 7-8 बार बताया था कि ये 7-8 बार आया हुआ है, और वो एक ही क्वेश्चन था कि 1 मानक और 2 मानक पर जो ध्रुव है ना वो चाप के रूप में दिखाए गए हैं। इसका एक क्वेश्चन बन सकता है इसका कि 90 डिग्री अक्षांश को दर्शाया तो जाता है पर कैसा, एक रेखा के रूप में या सरल रेखा, एक रेखा के रूप में। और वह रेखा कितनी बड़ी है, वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के बराबर। हाँ जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है उस उतनी ही लंबी है वो। नेक्स्ट लाइन है वो ग्रीनविच रेखा की लंबाई है वो भूमध्य रेखा की आती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है। ग्रीनविच या देशांतर की जो रेखा की लंबाई है वो भूमध्य रेखा की आती है, या फिर सभी देशांतरों की, ऐसा भी कह सकते हैं। वो एक का बात नहीं करके वो सभी पर लागू कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा पढ़ा हुआ होगा, 100% हमारा पढ़ा हुआ होगा तो क्वेश्चन आएगा, परंतु क्वेश्चन को टिपिकल बना देता है। कैसे बना देता है कि हमने पढ़ा है कि ग्रीनविच की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। बिल्कुल ऐसी की ऐसी लाइन हमें न मिले तो कैसी मिल सकती है कि वो कह सकता है कि सारे देशांतर या फिर सभी देशांतरों की जो लंबाई होती है ना वो भूमध्य रेखा की आधी होती है। सर इसको उल्टा नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते सर, ये क्यों गलत होगा सर, वो मतलब उल्टा पढ़े तो इसको उल्टा एक बार पढ़ के बताना आप कैसे पढ़ोगे आप इसको। ये इसको ऐसे तो पढ़ सकते हैं कि विषुवत रेखा मतलब कि डबल होते हैं ग्रीनविच रेखा, ऐसे नहीं बोल सकते? हाँ यही तो ना, डबल तो नाम लेना ही नहीं है मैम, तो डबल नहीं लेना, नाम तो लेना ही नहीं, नहीं लेना ही नहीं है बस। डबल वाला तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज में, क्योंकि आप ये ऐसे कह दिया ना कि विषुवत रेखा की लंबाई है वो ग्रीनविच रेखा डबल होती है, तो बस गलत हो गया बस।
लगता हमें सेम है, परंतु इसकी मापनी जो शुरू होती है ना वो विषुवत रेखा की आदि होती है। एक तो होता है, अब देखो की और का से मैं आपको संबंध बताता हूँ। मैं 2 लाइनें बोलता हूँ, उसमें की और का जो संबंध है ना वो देखना। जो सही लाइन है तो वो तो ऐसे है कि ग्रीनविच की लंबाई विषुवत रेखा की आधी है। उसके बाद में विषुवत रेखा की लंबाई ग्रीनविच से दुगनी है। तो नीचे वाला जो लाइन है ना वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो मापनी होती है वो शुद्ध अशुद्ध होती है। ये मैंने उसमें भी पढ़ा था और इसमें भी अशुद्ध है। अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं या फिर अक्षांश रेखा या सभी अक्षांश रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से बड़ी होती हैं। आप इस बड़ी शब्द को अंडरलाइन कर लेना। वो कई बार बड़ी कह देगा, कई बार छोटी कह देगा। अक्षांश रेखाएं हैं वे अपनी वास्तविक लंबाई से, यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है ना अक्षांश रेखाओं का अपनी वास्तविक लंबाई से हो रहा है। तो मैंने शुरुआत में बताई थी कि जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो असल में है तो छोटा, पर उसको दिखाया बड़ा गया है। इस कारण से ये लाइन में तो ऐसे आएगा कि अक्षांश रेखा या सभी अक्षांश रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं, केवल भूमध्य रेखा को छोड़कर। अब इसके साथ में 3 क्वेश्चन और बनेंगे। कैसे कि सभी अक्षांश रेखाओं की मापनी शुद्ध होती है। कथन सही है क्या गलत है? सभी अक्षांश रेखाओं की मापनी वो शुद्ध होती है। सभी की तो नहीं होती। सभी की नहीं होती। तो फिर सभी अक्षांश रेखाओं की मापनी अशुद्ध होती है? नहीं होती। नहीं होती, वो भी नहीं होती। हाँ, इसके साथ में ये शब्द जरूर जोड़ना पड़ेगा, भूमध्य रेखा को छोड़कर बाकी सभी अक्षांशों की मापनी होती है ना वो अशुद्ध होती है। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन निकले आ गया, वो मैंने पहले बता दिया कि भूमध्य रेखा की ही मापनी शुद्ध होती है, बाकी नहीं। यानी एक ही क्वेश्चन को आप 4-5 तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट है सभी अक्षांश व देशांतर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, क्योंकि सारे वर्ग बना रहे हैं तो चाहे कितने का ही ले लो, 15x15 का ले लो या और ले लो, क्योंकि इससे बड़ा होते ही 15x30 का कर देते हैं तो वर्ग नहीं बनेंगे, फिर आयत बन जाएंगे। क्या आयत बन, अब क्वेश्चन बताओ मेरे को, इसमें आयत बन सकते हैं क्या? कि मैं एक तो मान ले लूं आप यहाँ पर 15 का और एक ले लूं मैं 30 का। बन सकते हैं तो अक्षांश, मैंने अक्षांश का मान लिया 15 का और देशांतर का मान लिया 30 का, क्या वर्ग बन सकते हैं? आयत बनेंगे, फिर वर्ग नहीं बनेंगे। आयत बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है फिर ये सर समदूरस्थ फिर कैसे होगा, अलग अलग अंतराल लेंगे? हाँ सही है, अंतराल तो एक ही लेना पड़ेगा तभी तो समदूरस्थ कहेंगे। हाँ अंतराल, हाँ समदूरस्थ इसीलिए फिर विषम दुरुस्त हो जाएगा सर। सर एक कोटेशन भी है इसकी, भूमध्य रेखा पर देशांतरों की दूरी है ना बीच की, वो समान रहती है, इसी कारण इसे समदूरस्थ कहते हैं। भूमध्य रेखा पर अक्षांशों के बीच की दूरी, ऐसे बोला आप? क्योंकि देशांतरों की। अच्छा देशांतरों की, तो फिर बताओ 15 डिग्री पर क्या दूरी समान नहीं है? नहीं समान है तभी तो समदूरस्थ कहते हैं इसको, एक भूमध्य रेखा पर ही होती है इसलिए। हाँ
सब भी हो गई ना सर। इनके कहने का ये मतलब है कि असल में जो हम चित्र खींचते हैं, वास्तविक जो हमारे पास ग्लोब है, इस प्रक्षेप को भूलकर हम देखते हैं तो भूमध्य रेखा पर समान दूरी पाई जाती है, और उत्तरोत्तर होते हैं ना या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो दूरियां वो घटती जाती है। असल में तो दूरियां घटती जाती है, परंतु इसमें भी क्या है कि सभी जो अक्षांश होते हैं ना उनमें दूरियां होती है वो समान होती है, परंतु भूमध्य रेखा पर वही दूरी प्रदर्शित कर रहा है जो असल में प्रदर्शित कर रहा है। भूमध्य रेखा पर वही दूरियां प्रदर्शित की जा रही है जो असल में प्रदर्शित की जाती है, परंतु उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ असल में वही दूरियां प्रदर्शित नहीं की जाती जो इसमें प्रदर्शित की गई है। इस कारण से सर कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर इसकी जो असल में जो दूरियां होती है ना वो वास्तविक। नेक्स्ट लाइन है कि जब अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान समान होता है तो उसके मध्य में वर्ग बनेगा 15/15, 30/30 का, 10/10 का, जैसे भी है। जब अक्षांशीय मान व देशांतरीय मान असमान हो तो इसके जो बीच में है ना वो आयत बनेगा। ये तो बन सकता है, हम दुरुस्त इसीलिए वो उस बात का ही स्पष्टीकरण है। दोबारा से क्वेश्चन है कि यह संदर्श प्रक्षेप है या असंदर्श प्रक्षेप है? असंदर्श। प्रत्येक प्रोजेक्शन के साथ में आप संदर्श और असंदर्श की जो मापनी है ना, जो नाम है ना वो लिखोगे, क्योंकि जब हम लास्ट में सारे प्रक्षेप करेंगे तो सारे प्रक्षेप करने के बाद में हम एक डायग्राम बनाएंगे कि बताओ कुल कितने जो प्रक्षेप है वो संदर्श है, कुल कितने प्रक्षेप हैं जो ध्रुवों को दिखाते हैं, कुल कितने प्रक्षेप हैं जो ध्रुवों को चाप के रूप में दिखाते हैं, कुल कितने प्रक्षेप हैं जो ध्रुवों को दिखाते ही नहीं है, कुल कितने प्रक्षेप हैं जिनमें भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो छोटी होती है, देशांतर की लंबाई बड़ी होती है। तो इस प्रकार अब मैंने ये जो लाइन कही है ना अभी लास्ट वाली कि वह कौन सा प्रक्षेप है जिसमें भूमध्य रेखा की तो लंबाई छोटी, भूमध्य रेखा की लंबाई तो छोटी परंतु देशांतर रेखा की लंबाई होती है वो बड़ी होती है। कौन सा प्रक्षेप है अब तक जो पढ़ा है आपने वो बताओ। अभी पढ़ा उसमें तो नहीं था, ये मौलवीड में तो है। नहीं, अभी पढ़ा है हमने। यथार्थ संदर्भ केंद्र बेलनाकार जो प्रक्षेप है ना उसमें जो भूमध्य रेखा की लंबाई है ना वो तो मान लो 15 सेंटीमीटर की है, परंतु जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे ना तो इतनी दूरियां बढ़ जाएगी कि आप भागते भागते थक जाओगे, परंतु वो दूरियां नहीं आएगी आपके हाथ। इसी कारण से तो 90 डिग्री की जो दूरी है ना वो अनंत हो गई। आप उस चीज को देखो, आप उस प्रोजेक्शन को देखो वो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी लंबी हो गई। अगर आप उसको परफेक्ट बनाते ना मानचित्र पर तो मैं कहता हूं कि आप उसको बना ही नहीं सकते। आपने शायद बनाया होगा 75 तक बनाया होगा, आप उसको 85 तक बनाओ तो बिल्कुल है ना, जैसे 89 तक बनाते आप, 89 डिग्री अक्षांश पर बनाते तो वो 90 डिग्री के बिल्कुल पास में होता और इतना दूर जाकर मिलता वो उस कागज के साथ में कि उसकी लंबाई है ना भूमध्य रेखा की बढ़ाते बढ़ाते नहीं खत्म होती। समझे नहीं बात? हाँ सही है, सही है। हम जो वो केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप है ना वो वाला, केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप है ना उसमें देखो आप जो देशांतर रेखा है ना उसकी लंबाई हमने ज्ञात की है कि 45 तक है या कितना है कि अपने पेज में आ जाए पूरा का पूरा, परंतु उसकी अगर 89 डिग्री को भी स्पर्श करते हुए खींचे ना तो इतनी लंबी दूर हो जाएगी वो जाकर क्या पता कहां पर जाके उस कागज के साथ में टच होगी वो, और जब वहां पर टच होगी ना तो 89 और 88 के बीच में जो अक्षांश है ना उनके बीच में बहुत लंबी दूरियां हो जाएगी, 75 और इसके बीच में या 75 और 85 के बीच में जो दूरियां हैं। तो यही तो कह रहे हैं ना कि भूमध्य रेखा से दूर जाते हुए केंद्रक बेलनाकार में ये इसकी विशेषता थी
कि केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप में एक अक्षांश से दूसरे देशांतर पर जाते जाते जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती है। फिर मैंने आपको इस बात को दोबारा समझाने के लिए ये कहा कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है वैसे वैसे अक्षांशीय मान बढ़ता है। इस कारण से इन दोनों के बीच में क्या है, समानुपाती संबंध है। अब भाई क्या बात समझ में आ गई सर। ये तो सर ये क्वेश्चन आपने पूछा था वो रिपीट करना। मेरा क्वेश्चन था कि वह कौन सा प्रक्षेप है जिसमें भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो छोटी होती है और देशांतर रेखा या मध्य देशांतर की जो रेखा की लंबाई है ना वो बड़ी होती है। अच्छा इसमें केंद्र बेलनाकार मध्य प्रक्षेप। रेखा की आधी होती है उस तरीके से मैंने। अब बताओ महावीर सर, आपके वो लाइन समझ आई क्या जो हाँ मैंने ये आ गई ये आ गई। आगे? क्योंकि जैसे मतलब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो फिर वो अनंत तक बढ़ जाएगी, तो जैसे ध्रुवों वाली है वो। हाँ तो फिर देशांतर रेखा कितनी लंबी हो जाएगी? सही। देशांतर रेखाएं भी अपना हाथ मारेगी अनंत होने के लिए। वो कहती है कि हमें तो अक्षांश का कोई पता नहीं है, अक्षांश तो वहां रुक गए 15 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर पर, वो तो किलोमीटर में जा रहे हैं बात। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना भी। हम लास्ट में ना इनके बारे में एक ओवरव्यू निकालेंगे कि कैसा क्या है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसका मानचित्र बनता है या किसका नहीं बनता, कौन सा संदर्श है, कौन सा असंदर्श है, इसके बारे में। वैसे तो इसकी बात पूरी होगी तो थोड़ा लास्ट में ये होता क्या, ये यथाकृतिक है या सम क्षेत्रफल है या फिर दिगंशीय है, तीनों में क्या है? कौन सा केंद्र? नहीं, समदूरस्थ। ये तो न तो केंद्र तो था ही यथाकृतिक नहीं। है, ये तो ना यथार्थ वो मतलब आकृति शुद्ध है, नहीं क्षेत्र नहीं दिशा शुद्ध। दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं है, क्योंकि जिसकी आकृति शुद्ध नहीं तो वो दिशा क्या शुद्ध बताएगा। परंतु इसका उल्टा करते हैं क्षेत्रफल शुद्ध कि है जिसकी इसका। नहीं समदूरस्थ है ये। क्षेत्रफल कहाँ शुद्ध है सर? सॉरी इसमें गणितीय विधि का प्रयोग। क्षेत्रफल नहीं है वो संदर्श वाला बता रहे हो आप। संदर्श और नॉन संदर्श को ना, पर्सपेक्टिव और नॉन पर्सपेक्टिव को आप है ना 2-3 बार शब्दों को थोड़ा याद करने की कोशिश करना। एक दो इसकी ना परिभाषाएं थोड़ा सा आराम से बदला ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली बात तो ये असंदर्श है। क्यों असंदर्श है? क्योंकि इसमें प्रकाश स्रोत हुआ ही नहीं है। तो क्या हुआ है इसमें? हुआ है जी गणितीय गणना हुई है। तो गणितीय गणना हुई है तो कैसी गणितीय गणना हुई है? इसमें गणना ये हुई है कि ग्रीनविच रेखा की लंबाई है ना उसको भूमध्य रेखा से आधी कर दो और सभी है ना समान दूरी के अक्षांश और देशांतर को मानते हुए यहाँ पर सीधी सरल रेखाएं खींच दो और वर्ग बनाते हुए प्रक्षेप का निर्माण कर दो। यही है इसकी गणित। उसके बाद में न तो ये शुद्ध आकृति दिखाता है, न शुद्ध क्षेत्रफल दिखाता है और न ही शुद्ध दिशा दिखाता है। इसका उपयोग उतना ही है जितना पिछले वाले का कि विश्व रेखा की मापनी इसकी शुद्ध होती है और विश्व का मानचित्र बनाने के लिए थोड़ा सा उपयोगी है। ये सामान्य मानचित्र बनता है इसकी यही है। बाकी तो पोर्शन तो आएंगे वहां से, उस लाइन वाले पहली वाली से। क्या ध्रुव दिखाए जाते हैं? हाँ दिखाए जाते हैं। तो कैसे दिखाए जाते हैं? चाप के रूप में, सरल रेखा के रूप में, या मध्य रेखा के जितनी लंबाई के ध्रुव दिखाए जाते हैं। उसका ये उत्तर है भी ध्रुव तो दिखाए जाते हैं पर इतने लंबे दिखाए जाते हैं जितना कि ध्रुव रेखा मध्य रेखा की लंबाई है, न कि चाप के रूप में। तो ये बताओ मेरे को, जो समदूरस्थ प्रक्षेप है इसमें चाप के रूप में कौन सी रेखा दिखाई जाती है? चाप तो इस पे काटा ही नहीं जाता। काटा ही नहीं जाता। अब तो हमें याद आ रहा है, फिर याद आएगा क्योंकि हम प्रक्षेप लेते ही कॉपी पेन और कुटा और स्केच सारे उठा लेते हैं, फिर देखते हैं चलो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं था, फिर वो संतरों जैसे ही काटेगी, एक बनाएगी दूसरा काटेगी, नहीं नहीं ये नहीं था ऐसा था, ये नहीं ऐसा था, ये सब चलेगा।
हाँ सर सही है। तो ये हो गया पूरा। अब ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना इसको और समझ लेना, कोई भी बात है अगर नए समझ में आए तो 2 बार पूछ लेना। शुरू हो रहा है अपना सम क्षेत्रफल बेलनाकार, क्योंकि पिछली जो शंक्वाकार में सम क्षेत्रफल था ना, उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, 27 क्वेश्चन थे उससे आए अन्य परीक्षाओं में। और आरपीएस स्कूल लेक्चर 2018 में भी उसके क्वेश्चन थे। अब है सम क्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप। पहली बात तो बेलनाकार का पहला प्रक्षेप है जो सम क्षेत्रफल दर्शा रहा है। दूसरी बात है इसका विकास किसने किया था? रिगोबर्ट बोन ने? जॉन हेनरिच लैम्बर्ट ने। नेक्स्ट है लैम्बर्ट प्रक्षेप, जॉन हेनरिच लैम्बर्ट ने। इसका प्रकाश स्रोत कहाँ पे है? अनंत पर। हाँ, प्रकाश स्रोत अनंत है। और संदर्श है या असंदर्श है? संदर्श। संदर्श है। कि प्रकाश स्रोत हो गया, यूज हो गया, तो इसका मतलब है संदर्श है। नेक्स्ट है इसके बारे में कि क्या यह सम क्षेत्रफल है या यथाकृतिक है या दिगंशीय है? तीनों में क्या है ये? सम क्षेत्र। 100% यही लाइन याद रखना, क्योंकि ये यथाकृतिक भी नहीं है, आकृति भी शुद्ध नहीं है, दिशा भी शुद्ध नहीं है, परंतु ये सम क्षेत्रफल है। उसके बाद में इसके प्रकाश स्रोत होता है वो अनंत होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसकी। इसमें सभी अक्षांश रेखाएं, मानचित्र थोड़ा साथ में रखना, सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समान लंबाई की है तथा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी है वो घटती जाती है। घटती को अंडरलाइन करोगे आप। सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समान लंबाई की है। सभी अक्षांश रेखाएं मतलब केंद्रीय का उल्टा ही है ये। अक्षांश की तरह देखे तो केंद्रीय का उल्टा। हाँ हाँ, सभी अक्षांश रेखाएं हैं। नहीं, केंद्रीय का उल्टा कैसे हो? मतलब इसमें जैसे अपन विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो इसमें गैप बढ़ता जाएगा, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसमें गैप अक्षांशों के बीच कम होता जाएगा। उसका उल्टा है। हाँ सही है। उसमें तो क्या था कि हम उसी लाइन को ले लेते हैं, आप वाली लाइन को, कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा और अक्षांशों के बीच की दूरी में समानुपाती संबंध पाया जाता है कि असमानुपाती संबंध पाया जाता है? असमानुपाती। असमानुपाती, क्योंकि अक्षांश तो बढ़ेंगे परंतु उनके बीच की दूरियां हैं वो घटेगी, और घटते घटते एक मौका ऐसा आएगा जब दोनों के बीच की दूरियां शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या इसमें ध्रुवों को दर्शाया जा सकता है? इसमें ध्रुवों को क्या लैम्बर्ट प्रक्षेप में ध्रुवों को दर्शाया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है। हाँ, दर्शाया जा सकता है। इसके बाद में है विषुवत रेखा की मापनी होती है वो शुद्ध होती है। विषुवत रेखा की मापनी होती है वो शुद्ध होती है। लैम्बर्ट में भी तो विषुवत रेखा की मापनी शुद्ध थी। समदूरस्थ प्लेट केरी वाले में भी जो विषुवत रेखा की मापनी थी वो शुद्ध थी। उसके बाद में जो यथार्थ केंद्राकार जो बेलनाकार प्रक्षेप था उसमें भी जो भूमध्य रेखा की मापनी थी वो शुद्ध थी। अब आपको पता चल गया हो कि वो उसने कटिबंधी अपना कहा था बेलनाकार के लिए, तो सबकी शुद्धि होगी लगभग। विषुवत रेखा की जो मापनी होती है वो शुद्ध होती है, जबकि विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर किसी भी स्थानों पर जाने पर मापनी अशुद्ध होती जाती है तथा वास्तविक मापनी से बड़ी होती है। वास्तविक मापनी से बड़ी होती है। बड़ी को अंडरलाइन कर लेना। बड़ी कैसे होती है वास्तविक मापनी से? क्योंकि उत्तर की ओर बढ़ने पर अक्षांश होते हैं, उनका जो राउंड होता है वो रिंग होता है वो छोटा होता है, और असल में जो इसकी लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा के बिल्कुल जितनी होती है। तो इस कारण से क्या होता है वो असल मापनी से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। नेक्स्ट, अगर इसको उल्टा कर दें आप तो वो ये कह सकता है कि भूमध्य रेखा से असल मापनी
छोटी होती है या बड़ी होती है? भूमध्य रेखा से असल मापनी छोटी होती है या बड़ी होती भूमध्य रेखा के तो बराबर ही होती है असल माप। है? नहीं, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ तो फिर वो बड़ी होती जाती है, छोटी। भूमध्य रेखा से बड़ी होती है या छोटी होती है? चलो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ दोबारा। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश की मापनी है, वो लेमर्ट मापनी लेमर्ट प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा से बड़ी है या छोटी है असल में? होंगी सर, जब भूमध्य बताना बड़ी होंगी क्या सर, मतलब इस पंच में ऐसा पूछे ना आपसे कि भी भूमध्य रेखा से बड़ी है या छोटी है, तो असल जो मापनी है वो तो है छोटी। अगर असल का बाद में पूछे तो छोटी बताना। अगर आपसे ऐसा पूछे कि असल मापनी से बड़ी है या छोटी है, तो असल मापनी से तो बड़ी है, और बड़ी मापनी से या भूमध्य रेखा मापनी से बड़ी है या छोटी है, तो फिर छोटी हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि राम बड़ा है और श्याम छोटा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भी दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे राम बड़ा है। फिर मैं श्याम से पूछूं कि श्याम से कौन बड़ा है, तो आप कहोगे राम बड़ा है। फिर मैं राम से पर प्रश्न लाकर कहूं कि राम से छोटा कौन है, तो आप कहोगे श्याम छोटा है। तो जहां से प्रश्न शुरू होता है ना, तो उससे आप कंपैरिजन करके देखो कि किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। अब ये बड़े छोटे का थोड़ा सा आपको वैसे पता चल जाएगा, क्वेश्चन देखोगे तब आप। सभी देशांतर रेखाएं मानक सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई व समान दूरी पर खींची जाती है। इसी के समान है, समान लंबाई व समान दूरी पर खींची जाती है। अब है सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो इसकी आई है, वो है कि सभी देशांतर, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, देशांतर शब्द को। सभी देशांतर रेखाएं लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है। लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है। त्रिज्या इंटू त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या प्लस त्रिज्या क्या होती है? व्यास होती है। यानी त्रिज्या जोड़ दे व्यास होती है। त्रिज्या प्लस त्रिज्या होती है क्या होती है? व्यास है। अब आप इस प्रक्षेप में देखोगे ना, तो 90 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री दक्षिण के बीच में जो दूरी है ना, वो बिल्कुल वही दूरी है जो उस हमने जो आधार चित्र बनाया है ना, उसका व्यास है। आधार चित्र जो बिल्कुल गोल राउंड में हमने जो चित्र बनाया है, जहां से हमने उसके ऊपर प्रकाश की रेखाएं अनंत से घेरी है, उसका एक जो पृथ्वी है गोल गोल, उसका एक व्यास तो ही उत्तर से दक्षिण की तरफ है। उस व्यास की लंबाई और देशांतरों की लंबाई देखो, बराबर है या बड़ी है या छोटी है? बराबर बराबर है। यही बात कहना चाहता है कि सभी देशांतर रेखाएं लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर है। लघुकृत कैसे हुआ ये? क्योंकि सबसे बड़ा पैमाना था हमारा 25 करोड़ का, या फिर हमारी जो पृथ्वी थी वो 64,000 करोड़ के 6400 करोड़ के 64.25 करोड़ पर, या 64.500 करोड़, या 3,300 कितनी है वो कहते हैं वास्तविक व्यास कितना है? 6,371 यानी कि 63 करोड़ सेंटीमीटर या 64 करोड़। हाँ, उसका जो हमने अपनी मापनी मानकर इस चित्र का निर्माण किया ना, तो उस संपूर्ण जो भूगोल का जो चित्र था, पृथ्वी का चित्र था, उसको हमने लघुकृत कर लिया, पृथ्वी को सेंटीमीटर तक ले आए हम उसको। तो इस कारण कहते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है। अब व्यास को अंडरलाइन करो और बराबर को अंडरलाइन करो, क्योंकि अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इसके नीचे लिख सकते हो त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर व्यास, तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में दो सर ये लघुकृत व्यास का मतलब त्रिज्या ही समझे।
लघुकृत तो पृथ्वी हुई है, अब लघुकृत पृथ्वी का व्यास पूछ रहा है या त्रिज्या कह रहा है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। अगर यही लाइन है ना, उल्टा कर दे आप कि सभी देशांतर लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होती है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ गलत हो जाएगा ये, क्योंकि वो शब्द व्यास देना जरूरी है। हाँ सर, व्यास सर त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा ना। हाँ दुगुना, यही तो मैंने इसके नीचे लिखवाया भी, त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर व्यास, ताकि आपके समझ में रहे ये असल में चीज कहाँ से है, त्रिज्या प्लस त्रिज्या ही है। क्योंकि जितनी त्रिज्या मानकर हमने उस वृत्त का निर्माण किया था ना, तो त्रिज्या प्लस त्रिज्या है वो एक अकेले लंबे व्यास का निर्माण करती है, उतना ही व्यास का लंबाई है जितनी की सभी देशांतरों की लंबाई है। नेक्स्ट है, सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं आपस में समकोण पर काटती है, सारे ही इसमें ये। उसके बाद में है देशांतर रेखाओं की लंबाई, देशांतर रेखाओं की अंडरलाइन करना, देशांतर रेखाओं की लंबाई उसी अनुपात में घटती है, घटती को अंडरलाइन करो, देशांतर रेखाओं की लंबाई उसी अनुपात में घटती है जिस अनुपात में ध्रुवों की और अक्षांशों की लंबाई में वृद्धि होती है। क्योंकि अक्षांशों को तो घटा दिया, अक्षांश देशांतर को तो घटा दिया और अक्षांशों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, या फिर अक्षांशों को तो बढ़ा दे और देशांतर को घटा दे। इसमें तो दोनों में एक जैसा होना चाहिए, एक को तो बढ़ाए और एक को घटाए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 4x4 का क्षेत्रफल कितना होता है? 16 होता है। 8x2 का कितना होता है? 16 होता है। हाँ, तो या तो आप देशांतर को बढ़ा दो, जब देशांतर को बढ़ाओगे तो अक्षांश को घटाना पड़ेगा, और अक्षांश को बढ़ा रहे हैं तो देशांतर को घटाना पड़ेगा। इस प्रकार से एक लाइन पूरी समझ में बाहर आती है कि देशांतर रेखाओं की लंबाई उसी अनुपात में, अनुपात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुपात जरूरी है यहाँ पे, उतने ही अनुपात में घटा दो चाहे बढ़ा दो, देशांतर रेखाओं की लंबाई उसी अनुपात में घटती है जिस अनुपात में ध्रुवों की और अक्षांशों की लंबाई है वो वृद्धि होती है। क्योंकि आपने ये पहले बात बता चुकी हो, क्योंकि भूमध्य रेखा पर इसकी मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। जब यहाँ पर इसकी मापनी शुद्ध होती है तो इसका मतलब ये है कि वर्ग बनेंगे का आयत बनेंगे, आयत बनेगा नहीं बनेंगे, मध्य रेखा पर वर्ग बनेंगे, इसके ऊपर उतर जाएंगे ना। भूमध्य रेखा वर्ग बनेंगे लेकिन विषुवत रेखा पर आयत बनेगा। हाँ ठीक है। उसके बाद में है कि देशांतरों की लंबाई समान है और देशांतरों के बीच की दूरी भी समान है। आप मानचित्र में देखना इस लाइन को कि देशांतरों की लंबाई समान है, सभी देशांतर एक ही जैसे लंबाई के हैं और देशांतरों के बीच की दूरी भी समान है। क्या कथन सही है क्या ये? देशांतरों की लंबाई समान है और देशांतरों के बीच की दूरी भी समान है। हाँ सही है, सही है। अब दूसरी सही है ना। अब इसके बाद में दूसरी बात करता हूँ, परंतु दो अक्षांशों के बीच में देशांतरों की लंबाई, दो अक्षांशों के बीच में देशांतरों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार घटती है। ये भी सही है सर, ये भी सही है, क्योंकि देशांतरों की बात करता है ना तब तो ये कहता है कि उसकी लंबाई भी समान है और उनके बीच में दूरी भी समान है, ठीक है। परंतु अक्षांशों के बारे में क्या कहता है कि अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच में देशांतरों के बीच में जो लंबाई है ना ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, लगातार घटती है। सर ने बताया था ना वो केंद्र प्रक्षेप से वो थोड़ा उल्टा है। उसके बाद में है जैसे थोड़ा सा माइक ऑफ करना सुशीला में, देशांतर की लंबाई। अब मैं आपको देशांतर की लंबाई एक छोटा सा व्यू में बता रहा हूँ कि असल में वो कुछ भी सकता है, परंतु ऐसे घट जाती है। जैसे देशांतर की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर
भूमध्य रेखा पर होती है 10 सेंटीमीटर, उससे उत्तर की तरफ 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 10 mm। ये इसकी सीरीज है, इस प्रकार से घट जाती है। समझाने के लिए बताया, वैसे तो ऐसा नहीं है, परंतु क्या है कि देशांतरों की जो लंबाई है ना, देखो आपके जो प्रक्षेप बना है उसमें दूरियां कितने कितने अक्षांशों की है? 30x30 की है या 15x15 की? हेलो, 30x30 की। 30x30 की है ना। तो पहले 30x30 का जो बॉक्स देखो आप, उसमें पहले 30x30 का जो बॉक्स है उसमें दो देशांतरों के बीच में दूरियां हैं वो ज्यादा है। उसके बाद में दूसरा जो 30x30 का बॉक्स है ना, उसमें देशांतरों के बीच में दूरियां वो कम है। चाहे 1x1 का ले लो, चाहे 15x15 का ले लो, चाहे 2x2 का ले लो, दूरियां वैसे ही रहेगी जैसा है। तो वो जो पहली लाइन थी ना कि उत्तरोत्तर ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है, और ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है, दो अक्षांशों के बीच में दूरी होती है वो शून्य हो जाती है। इसी बात का एक लाइन है, थोड़ा दिमाग खाएगी आपको, बता देता हूँ। पहले तो आप ये बताना कि ये लाइन सही है या गलत है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई बढ़ती है, या फिर ध्रुवों की ओर जाने पर वास्तविक, ध्रुवों की ओर जाने पर वास्तविक अक्षांशों की लंबाई है वो बढ़ती है। ये दोनों ही गलत है। नहीं, एक ही लाइन है, मैंने उसको ही दोबारा बोला। मान लो उसको कैंसिल कर देते हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये असल में सही लाइन है जो आपको बता नहीं रही थी कि वास्तव में ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई है वो बढ़ती है। सर वास्तविक लंबाई से बड़ी है ना। देखो कैसे, अब आप थोड़ा सा कैसे दिमाग खाएगी। अब आप भूमध्य रेखा पर देखो, भूमध्य रेखा पर 10 सेंटीमीटर की तो भूमध्य रेखा है और 10 सेंटीमीटर की उसको दिखा रखा है, तो वो बिल्कुल सही है। अब आप 23 डिग्री अक्षांश पर देखो, उसको होना तो 8 सेंटीमीटर चाहिए था, यानी 10 से छोटा होना चाहिए था, परंतु उसको दिखा कितना रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो कितना बड़ा दिखा रखा है, 2 किलोमीटर बड़ा दिखा रखा है। उसके बाद में 30 डिग्री अक्षांश है, वो होना चाहिए तो 7 सेंटीमीटर था, परंतु उसको 10 सेंटीमीटर दिखा रखा है, परंतु कितना बड़ा दिखा रखा है, वो 3 सेंटीमीटर बड़ा दिखा रखा है। 40 डिग्री अक्षांश पर जो मापनी थी वो होनी चाहिए थी अक्षांश की 6 सेंटीमीटर, यानी कि पहले 30 वाली थी वो 7 सेंटीमीटर थी और 40 वाली है वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो होनी तो उसको 6 सेंटीमीटर चाहिए था, परंतु बताओ उसको 10 सेंटीमीटर रखा है भूमध्य रेखा के बिल्कुल, तो बढ़ गई कितनी, असल से 4 सेंटीमीटर बढ़ गई। 60 डिग्री अक्षांश पर जो अक्षांश होना चाहिए था वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए था, परंतु है कितना, वो 10 सेंटीमीटर का है। कितना बढ़ गया, 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। 80 डिग्री अक्षांश पर जो अक्षांश था वो होना चाहिए था 2 सेंटीमीटर का, परंतु उसको दिखा कितना रखा है, 10 सेंटीमीटर का। कितना बढ़ गया, 8 सेंटीमीटर का बढ़ गया। ध्रुवों पर जो अक्षांश होना चाहिए 0 डिग्री का, उसको दिखा रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर का। कितना बढ़ गया वो अपनी असल मापनी से, 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब जो बड़े हैं ना उनके मान देखो आप, 0 पर भूमध्य रेखा पर कुछ नहीं बढ़ा, उसके बाद में 23 डिग्री पर 2 सेंटीमीटर बढ़ा, 30 पर 3 सेंटीमीटर बढ़ा, 40 पर 4 सेंटीमीटर बढ़ा, 60 पर 6 सेंटीमीटर बढ़ा, 80 पर 8 सेंटीमीटर बढ़ा और 90 डिग्री पर 10 सेंटीमीटर बढ़ा। ऐसे कह सकते हैं आप इसको कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की जो वास्तविक लंबाई है ना वो बढ़ती है।
आ गई क्या दिमाग? जी सर। करते हैं, कल बात करेंगे इसके बारे में और करेंगे इसे डिटेल से। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कल तक भेज दूंगा, इसके बारे में क्या लिखा है मैं इसको पेज भी भेज दूंगा। बाकी इसका उपयोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। चावल का, जूट का, फसलें लिख लो आप, अगर आपके पास अगर फसलें नहीं लिखी हुई है तो ये इस प्रक्षेप से सम क्षेत्रफल है तो कौन कौन सी फसलें दिखाई जा सकती है। आपने नारियल, रबर वगैरह तो बहुत पढ़े होंगे और बहुत से क्वेश्चन किए भी होंगे, इसमें चावल भी तो दर्शाया जा सकता है। जूट है, चावल, जूट, गन्ना, रबर, नारियल, चाय, कॉफी या कहवा, इलायची, केला, कपास, मूंगफली, सिनकोना, ये फसलें हैं वो दर्शाई जा सकती है। क्या इस पर गेहूं दर्शाई जा सकती है? नहीं सर, वो शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। चावल, जूट, गन्ना, रबर, नारियल, चाय, कॉफी, कहवा, इलायची, केला, कपास, मूंगफली और सिनकोना। अगर आपके पास में न मिले, आपको और भी फसलों की अगर जानकारी लेनी हो तो आप विश्व के मानचित्र में या फिर कौन कौन सी फसलें शीतोष्ण कटिबंधीय और कौन सी उष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय ना, उसको तो डाल देना आप लैम्बर्ट बोन वाले में, शीतोष्ण वाली, और जो उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखीय जो है ना, उसको डाल देना आप लैम्बर्ट वाले में, समक्षेत्रफल में। तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ये तीसरी है। आप बताओ, कोई क्वेश्चन है आपका? है क्या कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा तो कोई। हेलो, ये कैसे सारे खत्म हो गए क्वेश्चन? तो बनते क्वेश्चन है। क्या हुआ? सर टेडी फिर बनी हुई है, सर बोलते ना वैसे। अब भी टेडी है क्या? अब तो शायद कुछ है ही नहीं। सही है, टेढ़ी की रही है। नहीं, असल में इतनी भी ज्यादा टेढ़ी नहीं है। वो क्या है कि पहले वाले दो तो मान लो पढ़ो या न पढ़ो, वो तो बीच विचार वाला काम है, परंतु इसको लैम्बर्ट को तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको किसी भी हालत में। फिर क्या है कि अगर अब नहीं पढ़ोगे तो अगर एक बार निकल गया ना ये तो हाथ से, तो फिर क्या है कि फिर दोबारा पता नहीं कब बारी आएगी इसकी। बाकी यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, मैं वीडियो तो प्राइवेट रखूंगा सारे के सारे, परंतु हो सकता है मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूं ताकि आपका क्या है कि आप डिस्कस देख सकते हैं। कई बार क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो कई बार जुड़ नहीं पाते हैं, वो फिर बाद में मेरे को पर्सनल मैसेज कहते हैं कि सर सॉरी आपको पर्सनल मैसेज किया, हमारी ये हो गई समस्या हमारी। सर ये आपने न्यू चैनल बनाया यूट्यूब? अरे अब का नहीं बनाया हुआ, कम से कम 7-8 साल हो गए मैं पढ़ा। सर हमने तो ज्योग्राफी तो 5 साल पहले सब्सक्राइब कर लिया है। धन्यवाद सर आपको सभी का। वैसे बनाया तो बहुत समय पहले का है, परंतु क्या है कि ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, जैसे अभी 3 महीने हो गए ना पढ़ाते हुए, 2-2.5 महीने हो गए, मैंने कभी नाम ही नहीं लिया उसका। फिर मैंने सोचा, फिर सोच लिया, फिर मैं सोच लिया बात कर लेंगे कोई। अगर खुद के नोट्स होते हैं फिर उसमें क्या होता है सर, टाइम देना पड़ता है बहुत ज्यादा यूट्यूब को, और मैं टाइम देना नहीं चाहता किसी चीज को अलग से। इसमें क्या होता है, हर रेगुलर आना, फिर यूट्यूब पर हेलो हाय ऐसे वैसे करना कि आप हमें सब्सक्राइब करो, फलाना करो, ये करो। मेरे से ये नहीं होता, करो चाहे मत करो, बस पढ़ना है तो वो ठीक है, पढ़ लो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी समझदार होते हैं ना, वो फिर इसे लटके झटकों में फंसते भी नहीं है। वो सारे दिन यूट्यूब वाले करते रहते हैं, वो शुरू होने से पहले ही तो ये बताने शुरू हो जाते हैं, ये कर लो, वो कर लो, लाइक कर लो।
मेरे से ऐसे बातें होती नहीं, तब मैंने इसको क्या किया, सोचा चलो छोड़ो इसको यूट्यूब। परंतु ये देखो दुनिया में अलग ही फीस है। नहीं फीस नहीं, वो क्या नाम है उनका, गणपत सिंह है ना, गणपत सिंह। हाँ गणपति उन्होंने राज। कभी कहा, कभी कभी उन्होंने कहा है क्या कि यूट्यूब को सब्सक्राइब करो या चैनल को? कभी उन्होंने अगर अपना वीडियो ही बना के डाला है ना, तो वो ये नहीं कहते कि लाइक करो, वो कहते हैं कि आपका मन करे तो लाइक, कोई बात नहीं। परंतु उनको सुनने वाले बहुत ज्यादा है। यही मुझे ऐसा गुरु लगा पर मैं, कहते हैं सब। सही है। असल में पढ़ाई की बात होनी चाहिए आपके। देखो आपके जो क्वेश्चनों के जवाब है ना, वो असल जो असल जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है ना, उस पे आपको मिलते नहीं है। आपके मन में कोई सवाल है, आप जब तक टाइप करते हो ना, तब तक टाइप करते हो और उसके बाद में हाय हेलो चलता रहता है, आपका क्वेश्चन बीच में दब के रह जाता है। तुरंत आपके सवाल का अगर कहीं डिस्कस हो सकती है ना, तो वो टेलीग्राम की विषय है, जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने आज तक अभी किसी का ना माइक ऑफ नहीं किया, पर तो कुछ एक आ जाते हैं वो बीच में, अपने लेक्चर देने लगते हैं किसी किताब में, इस कारण से फिर वो, और थोड़ा रूड स्वभाव ऐसे भी हो गया है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर लड़कियां भी बहुत सारी जुड़ी हुई है, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ता है। लड़के भी हैं, सारे हैं, हो सकता है उनके, अगर मैंने कोई किसी को बोलते, जैसे मैं बोल दूं महावीर सर को भी आपको लगने की ये है, आप ऐसे होते हो, कोई मेरे को बोलते कि आप नहीं लग सकते, आपको लगने वाली तमीज ही नहीं है, आपका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, आप फलाना और आप, हालांकि उनके कहने से कुछ नहीं होता, परंतु एक दिन की स्टडी खराब होती है, 1 घंटे की भी हो तो भी बहुत ज्यादा भारी है। तो इस कारण से क्या है, इन चीजों से दूर ही रहते हैं। बाकी कुछ कुछ मैं सोच रहा था कि कैसे सिर्फ अपवाद होते हैं कोई ऐसे, जस्ट इग्नोर। नहीं है, तो क्या है कि मैं सोच रहा था कि वो नोट्स वगैरह मेरे पास बनाए हुए थे, मैं सोच रहा था कि एक दिन है ना उनको रिकॉर्ड करके और लंबा सा वीडियो बना के सारे चला दूं। फिर कभी क्या है कि मुझे भी ना दोबारा से ना उन किताबों को चलना नहीं पड़ेगा, उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे ही द्वारा रिकॉर्ड किए होंगे ना, तो मैं उनको 4 की स्पीड में या 2.5 की 2 की स्पीड में है ना, उनको ईयरफोन लगा के और लाइब्रेरी में बैठ के कहीं भी हो, तो हम उसको क्या है कि जितनी जल्दी होते हैं वो उसको रीड करें।